मीठे सा सबसे निराला, हर दिल पर जादू कर डाला। स्वाद स्वाद में जमकर खाया, सतमोला ने खूब मचाया। खाने से डरता है क्या? सतमोला। न सांप्रदायिक आधार पर, न जातीय आधार पर, न राजनीति ऐसे दो खेमों में बंटनी चाहिए। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है शत शत अटल। ये अटल जी को ही क्यों चुना आपने? मतलब मैं तो अटल जी का एक मतलब फ़ैन हूँ, तो वो आज से नहीं, वो 30-40 साल से हूँ। राजनीति में अटल जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, आप उनको अच्छा कहें बुरा कहें, लेकिन उनके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते। ये सदन चर्चा के लिए है, जरूर। शांतिपूर्ण चर्चा के लिए, संयम चर्चा के लिए, तर्कपूर्ण चर्चा के लिए। 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री में इतने विराट व्यक्तित्व को समेटना अपने आप में बहुत चैलेंज होगा। तो अटल जी के व्यक्तित्व के जितने पहलू आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे, उनका कवि रूप मिलेगा, उनका सिनेमा प्रेमी रूप मिलेगा, उनका राजनीतिक रूप मिलेगा, तो एक अलग ही व्यक्तित्व निकल कर आया। समर की वेदी पर अर्पित होंगे अगणित जीवन यौवन शेष। अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध, कश्मीर पर भारत का दिल नहीं टूटेगा। वाजपेयी परिवार फिल्म देखने के नाम से ही मशहूर था। उन्होंने एक फिल्म देखी थी हम लोगों के साथ ही घर पे, और दिल एक मंदिर, मीना कुमारी और राजकुमारी की। वो फिल्म देखने के बाद वो सोफे पे लेटकर काफ़ी देर तक रोई थी। कि अटल जी को पढ़ना आज की पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से वो लोग जो कि राजनीति के स्टूडेंट हैं या फिर राजनीति में आना चाहते हैं। अटल जी एक इंसान नहीं, एक जीते जागते भारत है, जिन्होंने हर चीज़ को समेट के रखा अपने साथ में। और हमारा सौभाग्य, बहुत मेहनत लगी, बहुत दिनों तक हमने इसकी शूटिंग की, बहुत जगहों पर गए, बहुत सारी चीज़ें रख पाए और बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी। लाइट कैमरा एक्शन, समझे कनेक्शन? हाँ, वही लाइट कैमरा एक्शन जिसके पर्दे के पीछे होता है कई जीवंत कहानियों का, कई जीवंत घटनाओं का कनेक्शन। मैं बात कर रहा हूँ फिल्मों की, मैं बात कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट्रीज की, और उन डॉक्यूमेंट्रीज, उन फिल्मों के दो ऐसे निर्माता जो आज इस फिल्मी दुनिया को, इस डॉक्यूमेंट्री की एक नई दिशा देने का काम कर रहे हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमान अतुल गंगवार जी, श्रीमान अतुल पांडे जी। सर, मैं आप दोनों लोगों से ये जानना चाहता हूँ कि ये जो आपके नाम में जो है सिमिलरिटी है, क्या इस वजह से आप लोग साथ हैं या कुछ और भी ऐसे कारण हैं जिस वजह से आप साथ हैं? नहीं, नाम तो एक संयोग है, हम दोनों का एक है, जी जी। जो मुझे लगता है, हाँ हाँ। लेकिन और बहुत सारी चीज़ें हैं, वैचारिक रूप से हम लोग एक दूसरे को ज़्यादा समझते हैं, क्योंकि फिल्म मेकिंग जो है वो भी कोई एक इंडिविजुअल का जॉब नहीं है। इसलिए ये एक ऐसा रिश्ता है जैसे पति पत्नी का रिश्ता होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ हमारे गुण भी मिलते हैं, जी। तो इस वजह से हम दोनों साथ हैं। अच्छा, तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कब से आप दोनों का ये साथ है? मेरे ख्याल से कम 18 साल। अच्छा, 18 वर्ष से आप लोग साथ में हैं। अगले साल से हम लोग वोट भी साथ में डाल पाएंगे। अच्छा। अगले साल से आप उस की दोस्ती या आपका साथ उस दौर में होगा जहां आप मताधिकार का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये मताधिकार की बात हुई, तो एक अधिकार होता है कहीं ना कहीं श्रोताओं का, दर्शकों का, कि उनको कुछ ऐसा मिले जिससे कुछ नया और कुछ गूढ़ और कुछ परंपरागत उनको सीखने को मिले। तो जैसा कि आपकी फिल्मों में, आपकी डॉक्यूमेंट्रीज में, पूर्व में भी आपकी एक मैं हूँ निदा करके डॉक्यूमेंट्री आई हुई है, या आपने और भी अन्य साहित्य से जुड़े हुए काम किए हुए। वर्तमान में जो आपकी एक नई डॉक्यूमेंट्री आई हुई है, सबसे पहले तो उसके लिए आप दोनों लोगों को बधाई कि इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है शत शत अटल। ये
अटल जी को ही क्यों चुना आपने इस डॉक्यूमेंट्री के लिए? आज जहाँ लोग क्लाइमेक्स की बात करते हैं, थ्रिलर की बात करते हैं, तो आपने अटल जी को क्यों इसलिए चुना? देखिए मतलब मैं तो अटल जी का एक मतलब फ़ैन हूँ, तो वो आज से नहीं हूँ, वो 30-40 साल से हूँ। मेरे ख़्याल से जब से मैंने वोट करना शुरू किया है मैं तब से हूँ। तो एक तो सबसे पहली वजह वो होती है। जी। देखिए डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए एक कसक होनी चाहिए अंदर। जी, जी। हम लोगों ने जो पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई थी निदा साहब के ऊपर, तो निदा साहब का अतुल की ज़िंदगी में एक रोल था। वो इनको महसूस होता था कि उनको कुछ करना है। निदा साहब के जीवन को थोड़ा दुनिया के सामने लेकर के आना है, उनकी पोएट्री को दुनिया के सामने लेकर आना है, उनके और जो पहलू हैं उनके जीवन के वो लेकर के आने हैं। तो इसलिए वो बनी थी और अ, ये इसलिए बनी क्योंकि मतलब इत्तेफ़ाकन अटल जी का 100वां साल पिछले साल था। तो वो हम लोग मैंने तो बहुत साल से सोचा हुआ था कि कुछ करना है अटल जी के उसके ऊपर। तो फिर एक दिन हम लोगों की बात हुई, जिसने कहा करते हैं। तो यानी कि वह एकत्रीकरण, जिस एकत्रीकरण की भावना चाहे अटल जी ने सोची हो, चाहे वह जिस विचारधारा से जुड़े रहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, वहाँ का भी एक मूल मंत्र है एकत्रीकरण। और अटल जी में भी जो मैंने आपकी डॉक्यूमेंट्री को देखा, उसके देखने के बाद मैं समझ में आया कि चाहे कविता हो, चाहे उनकी प्रस्तुतिकरण हो, या राजनीतिज्ञता हो, या विपक्षियों से संबंध हो, ये इन सबका एकत्रीकरण उनमें था। और क्या ऐसी विशेषता अटल जी के विषय में आप बताना चाहेंगे? नहीं देखिए जैसे कि अतुल जी ने कहा कि उनके मन में भी इच्छा थी, मिर्ज़ा जी। साहब के साथ मैंने काम किया। हुँ, ये क्या है कि मैं और अतुल जी जिन बातों को लेकर एक साथ जुड़े हुए हैं, हुँ, उसमें एक बात ये भी कि हम कमर्शियल काम नहीं करते। जी, कमर्शियल काम नहीं करते इसका मतलब ये है कि हम पैसे के लिए काम नहीं कर रहे। जी। निदा फाज़ली साहब जब दुनिया में नहीं रहे, हुँ, तब हमने उनके ऊपर काम किया। जी। और अटल जी को भी गए समय हो गया और अटल जी क्योंकि सार्वजनिक जीवन से बहुत समय पहले अलग हुए थे। हुँ, हुँ, तो अगर आप देखें तो उनकी भी कमर्शियल मार्केट वैल्यू नहीं है। हुँ, हुँ, लेकिन साहित्य में निदा साहब और राजनीति में अटल जी एक ऐसा व्यक्तित्व है, आप उनको अच्छा कहें, बुरा कहें, लेकिन उनके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते। भारतीय राजनीति में अटल जी के बिना आप किसकी कल्पना करेंगे? सही। तो कहीं न कहीं मन में ये था कि भई ऐसे व्यक्तित्व, जो शायद आज उतने प्रासंगिक नहीं लगते बाज़ार को। हुँ, हुँ, जनता में बहुत फैन फॉलोइंग है उनकी, लोग उनको पसंद करते हैं, लोग जी। उनके बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। और अगर अभी भी आप देखें तो राजनीति में कहीं अगर गंदगी भी उछाली जा रही है तो भी आपको वो इतना बड़ा शख्स लग रहा है कि आप कहीं न कहीं चीज़ों को करें। तो जब हम लोग कमर्शियल मार्केट के लिए काम नहीं करते तो हम अपने लिए करते हैं, हुँ, हुँ, जिसमें हमें आनंद आता है। हुँ, हुँ, और ये आनंद क्योंकि स्थायी है, जी। जब आदमी नोटों को गिनने में लगता है तो उसको तकलीफ होती है कि अच्छा ये नहीं दिखाई दी गई है। डॉक्यूमेंट्री एक बहुत नीरस कमर्शियल सब्जेक्ट है क्योंकि इसमें पैसे नहीं बनते। जी। तो ये हम करते हैं अपने आनंद के लिए। बिल और निदा साहब मेरे आनंद का विषय था। अतुल जी उसमें जुड़े, उन्होंने उसे डायरेक्ट किया। अटल जी अतुल जी के आनंद का विषय था। और क्योंकि मैंने भी बहुत लंबे समय पॉलिटिकली उनको फॉलो किया था, तो मुझे कहीं न कहीं लगता था कि उस व्यक्ति के साथ भी थोड़ा अभी न्याय नहीं है। जी। तो हम चाहते थे कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो दुनिया को आने वाली पीढ़ियों के लिए, क्योंकि जो अब हमने बना दिया है, वो अब रहेगा स्थायी। हुँ, हुँ, जी। तो आने वाली पीढ़ी भी जब कभी राजनीति पे शोध करेगी हुँ, हुँ, और अटल जी पे शोध करेगी, तो मुझे लगता है कि जो हमने काम किया है, कहीं न कहीं वो भी प्रासंगिक होगा। बिल्कुल। तो शायद ये हमारा एक कॉन्ट्रिब्यूशन है। जी। बिल्कुल आपका कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि आपके ही इस डॉक्यूमेंट्री में देखा गया है कि अटल जी ने ही कहा है कि धन प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। उनकी ही विचार, उनकी ही भावना, और आपका फ़िल्म, तो फ़िल्मों से भी उनका कुछ विशेष जुड़ाव था, ऐसा इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से मुझे पहली बार जानने का अवसर मिला। मेरे तरीके से कई लोगों को जानने का अवसर मिलेगा। आप उनकी फ़िल्म के विषय में क्या कहना चाहेंगे कि फ़िल्मों में क्या अभिरुचि थी?
देखिए क्या है कि भारतीय राजनीति के दो लोगों को तो मैं जानता हूँ जी। जिनका सिनेमाई ज्ञान और सिनेमाई शौक बहुत जबरदस्त है, और वो दोनों मित्र भी हैं, अटल जी और अडवाणी जी। अडवाणी जी को भी बहुत शौक था फिल्में देखने का, और अटल जी को। और जैसा कि हमारी डॉक्यूमेंट्री में भी निकल कर आया, उनके परिवार के लोग इस बात को कहते ही हैं कि वाजपेयी परिवार ग्वालियर में फिल्म वालों का परिवार माना जाता था, फिल्म देखने वालों का परिवार माना जाता था। जी। तो वो एक था। और दूसरा जैसे मैंने कहा ना कि अतुल जी की बहुत अच्छी रिसर्च और बहुत अच्छा उसमें काम था, क्योंकि एक 1 घंटे की डॉक्यूमेंट्री में इतने विराट व्यक्तित्व को समेटना अपने आप में बहुत चैलेंज का काम था। और हम उसमें सब कुछ कहना भी चाहते थे, लेकिन हम अपने, कि हमारा कोई सीधा संपर्क अटल जी से नहीं था, तो हम उनसे कहलवाना चाहते थे जो अटल जी के साथ जुड़े रहे, क्योंकि उससे एक ऑथेंटिसिटी बनती है लोगों की बातों जी। की और उसका। तो अटल जी के व्यक्तित्व के जितने पहलू आपको इस डॉक्यूमेंट्री में मिलेंगे, उनका कवि रूप मिलेगा, उनका सिनेमा प्रेमी रूप मिलेगा, उनका राजनीतिक रूप मिलेगा, तो एक एक अलग ही व्यक्तित्व निकल कर आया। और शायद जब हमने बनाना शुरू किया था तो हमारे पास भी मोटी मोटी आउटलाइन थी कि हम ये चीज़ें ढूंढेंगे, पर ये चीज़ें मिलेंगी या नहीं मिलेंगी ये हमें नहीं पता था। पर हमारा सौभाग्य, बहुत मेहनत लगी, बहुत दिनों तक हमने इसकी शूटिंग की, बहुत जगहों पर गए, बहुत सारी चीज़ें रख पाए और बहुत सारी चीज़ें छोड़नी पड़ी, मतलब ये भी हमारे साथ रहा। तो अटल जी एक कोमल हृदय, कवि हृदय के व्यक्ति थे, जो राजनीति में थे, पत्रकार की बैकग्राउंड से थे। जी। और सिनेमा उनका प्रेम था, सिनेमा वो देखना पसंद करते थे, ये भी उसमें निकल कर आया। तो ये सब जिसे कहते हैं ना कि हमने भी गागर में सागर भरने का प्रयास किया। अच्छा है बुरा है अब लोगों के सामने है, देख रहे हैं लोग। जी। सर, अभी जैसा सर ने बताया कि आपने उस पे बहुत मेहनत की, कई बिंदुओं को और आपने देखा और समझा। तो जैसे वहाँ पर बात हुई कि अटल जी बहुत अच्छे साहित्यकार थे। मैंने उस पिक्चर में ये भी देखा कि वो बहुत अच्छे संपादक थे और उन्होंने उस संपादकीय दायित्व के साथ-साथ में जब भी कोई उनका जैसे उस दौर के इंटरव्यू या साक्षात्कार के लिए आया, तो उन्होंने स्वयं उसकी पूरी मार्गदर्शन किया, ऐसा इस पिक्चर में देखा। तो इस मार्गदर्शन का या जैसे काम को करने में कई दिक्कतें आती, तो क्या ऐसी विशेष दिक्कतें रहीं इस काम को करने में और उनका कैसे मार्गदर्शन मिला? ये मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। देखिए अटल जी एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है नहीं, क्योंकि उन्होंने हर कालखंड को अपनी कविताओं में उतारा है। और अगर आप उस कालखंड से वाकिफ़ हैं, अगर आपने पढ़ा है, समझा है, और क्योंकि आपके पास एक कविता एक कवि का एक चित्रण है, वो दिखा रहा है कि समाज में जिसमें मैं जी रहा हूँ वो क्या हो रहा है। तो उन्होंने हर चीज़ के ऊपर मतलब शुरुआत 1942 की जो उनकी कविता थी, तन मन हिंदू, हिंदू जीवन, मेरा परिचय, उस 1942 मतलब 18 साल की उम्र में उन्होंने वो कविता लिखी, जिससे उनका एक वैचारिक दृष्टिकोण उनका समझ में आता है जिस चीज़ से। और आगे चल के जिस तरीके से आज़ादी अभी अधूरी है, तो हर कालखंड को उन्होंने चित्रित किया, उन्होंने एक माइलस्टोन बनाया आगे की आने वाले लोगों को एक दिखाने के लिए कि मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ। सिंबॉलिक तरीके से ही एक कवि कर सकता है, जो कोमल हृदय जैसे अतुल कहते हैं। तो उन्होंने हर चीज़ लिख करके रखी है, उसको समझना बहुत आसान था, सिर्फ उसको जोड़ना जो है वो फिर एक चीज़ बनती है। एक महेश शर्मा जी ने एक बहुत खूबसूरत लाइन बोली है कि अटल जी को पढ़ना आज की पीढ़ी के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर से वो लोग जो कि राजनीति के स्टूडेंट हैं या फिर राजनीति में आना चाहते हैं। तो अब एक आदमी जिसको जो कि 2004 में प्रधानमंत्रित्व छोड़ चुके, और बहुत छोटा सा काल था उनका, और बहुत
उपद्रवी काल था, उन दुनिया भर की सारी तकलीफ़ें उस समय भारत पे आ रही थीं। लेकिन उन्होंने हर चीज़ मतलब उनके उनके भाषणों में, उनकी कविताओं में उन्होंने हर चीज़ कब की लिख कर के छोड़ी। अगर आज जैसे आपने तो डॉक्यूमेंट्री देखी है तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीज़ें जो अटल जी ने 30, 40, 50, 60 साल पहले लिखी थीं, वो आज भी प्रासंगिक हैं। वो आज भी अटल जी क्या हैं? अटल जी एक साधारण भारतीय के लिए एक आइडियल राजनेता, एक आइडियल कि मैं थोड़ा मुस्कुराता हूँ, मैं थोड़ा हँसता हूँ, मैं फ़िल्में देखता हूँ, मैं थोड़ा रोता हूँ, मुझ में मर्म भी है, मुझ में दर्द भी है, मुझ में समझ भी है। मुझे जब पाकिस्तान को एड्रेस करना होता है तो मैं अपने दुश्मनों को किस तरीके से एड्रेस करता हूँ। मुझे अपने मित्रों को या प्रतिद्वंदियों को राजनीति में मुझे जब उनके साथ बातचीत करनी होती है तो मैं किस तरह उन्होंने हर चीज़ उन्होंने लिखी है। उनको हर वो बिल्कुल एक खुला है। अटल जी की जो हमारी डॉक्यूमेंट्री है उसमें हम शुरू करते हैं कि भारत ज़मीन का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है जो अटल जी एक इंसान नहीं है, एक जीते जागते भारत हैं, जिन्होंने हर चीज़ को समेट के रखा अपने साथ में। तो मतलब आप सोचिए ना, मैं डॉक्यूमेंट्री खोलता हूँ, पहला मेरा जो विजुअल आता है अटल जी की उनके उनकी जो समाधि स्थल जहाँ पे है, हमें एक अटल जी की लाइन मिलती है, ना मैं चुप हूँ ना गाता हूँ, स्वयं को दूसरों की दृष्टि से मैं देख पाता हूँ, ना मैं चुप हूँ गाता हूँ। अब ये लाइन मतलब जिसको मुझे तो बनी बनाई मिल गई ना, मुझे कोई एफर्ट नहीं करना, वहाँ से मेरी डॉक्यूमेंट्री शुरू हो गई। तो मतलब इतना मतलब इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने में मेरा कोई वो नहीं है, मैंने सिर्फ चीज़ें इकट्ठी करी हैं, समझी हैं, वो बाकी सब काम अटल जी करके गए थे। बिल्कुल। सनातन संस्कृति से उनका जुड़ाव जो इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से महसूस हुआ और बहुत विशेष बात इस डॉक्यूमेंट्री में एक हमने देखी कि जो 64 योगिनी का मंदिर है सनातन संस्कृति का, उसी आधार पर हमारा पुराना संसद भवन भी जब प्रथम दृष्टया उस मंदिर को देखा, तो एकदम से ये मन में विचार आया कि ये तो संसद भवन है। तो इस सनातन के वैभव के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे कि कई वर्षों पूर्व एक कल्पनारत मंदिर के आधार पर इस देश की संसद, जिस संसद में बैठ करके ये निर्णय लिया गया कि भारत अब आज़ाद है, तो ये सनातन के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से अटल जी ने सनातनी हिंदू होना, भारतीय होना वो मेरे ख्याल से उन्होंने बहुत ही वो कभी इस चीज़ के बारे में उन्होंने कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करी। वो लोग उनके बारे में कुछ भी कहें, मुखौटा थे, ये थे, वो थे, अटल जी बिल्कुल क्लियर थे कि वो क्या थे। अगर आप देखेंगे तो वो हिंदुस्तान बोलते हैं, हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी नहीं हैं। वो जैसे मैंने कहा कि उनकी पहली कविता जो 18 साल की उम्र में जो लड़का हिंदू तन मन जैसी कविता लिख सकता है, वो आप सोचिए कि उसकी सोच कहाँ से अब तो आ रही होगी। और उनके भांजे मिश्रा जी ने जो एक इंसिडेंस उन्होंने नरेट किया है हमारी फिल्म में कि अटल जी ने कहा कि ब्राह्मण जो कर्मकांडी ब्राह्मण हैं वो लुप्त हो रहे हैं, तो उनको भिखारी मत समझो। तो ये मतलब आप तो सारी ये चीज़ें देखिए तो आपको ये लगता है कि वो आदमी शुद्ध, बिल्कुल एकदम 100% भारतीय संस्कृति, सनातन, हिंदू समाज, उन सब के, और उसके अलावा वो किसी के साथ उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। क्योंकि वो हर जैसे अशोक टंडन जी ने एक मेंशन किया है कि ज्योति बासु के साथ उनकी आधे घंटे की फ़ोन कॉल चल रही थी। कहते हैं जो मित्रों के बीच में बात हो रही है तो उन्होंने हर किसी से बना करके रखी। और अगेन अब हम जब ये विजुअल लगा रहे हैं तो हमारे पास पीछे अटल जी की आवाज़ क्या आ रही है कि मुझे कभी इतना ऊंचा मत बनाना कि मैं औरों को गले ना लगा सकूं, कभी इतनी ऊंचाई मत देना कि मैं या औरों को गले ना, कभी इतनी रुखाई मत देना कि लोगों को। तो अटल जी हर चीज़ बोल के गए थे। तो एक आइडियल सीनियर सिटीजन, सीनियर पॉलिटिशियन, फर्स्ट पॉलिटिशियन किस तरीके का हो सकता है, वो सब वो छोड़ के गए थे। बस किसी को उसको पढ़ना था। और
बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी जैसा कि सर ने अभी चर्चा की कि विरोधियों में उनकी स्वीकार्यता थी। 40 वर्ष लगातार विपक्ष में रहने के बाद में एक ही परिवार की 3 पीढ़ियों का नेतृत्व के सामने विपक्ष में रहने के पश्चात भी उनके विरोधियों ने, जैसा कि अभी सर ने बताया, कि तमाम ऐसे प्रश्न रहे कि वो जो थे वो स्वयं थे, लेकिन उन पर आरोप लगते। उन आरोपों के बावजूद भी ये कहा गया कि और सब तो अटल जी तो ठीक है मगर उनके साथ के लोग ठीक नहीं है। तो जो साथ के लोगों से जब आप मिले तो उन साथ के लोगों ने इस विषय पे क्या? देखिए, मुझे लगता है कि कई बार कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं जब अपने जीवन में होते हैं ना, तो वो बड़े सहज लगते हैं। जैसे अशोक रंजन जी कहा कि अटल जी ने कभी आप लोगों को प्राइम मिनिस्टर प्रोजेक्ट नहीं किया। जी। राजीव शुक्ला जी के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं अपने को अकेला महसूस करता हूँ किस ऊंचाई पे पहुंचने के बाद। यानी कहीं ना कहीं उनमें मानवीय संवेदनाएं हैं। और एक दो इंटरव्यू ऐसे भी मिले जो अटल जी के बिल्कुल निकट के सहयोगी थे। सहयोगी इस सेंस में उम्र की दृष्टि से नहीं कह रहा, लेकिन कई बार क्या होता है ना, जब अपने साथ कोई वरिष्ठ होता है और कोई युवा होता है तो युवा लाड़ करता है और बड़ा व्यक्ति उसके साथ स्नेह करता है, और वो एक अलग रिश्ता होता है जिसमें कुछ भी कहा जाता है, कुछ भी सुना जाता है। तो ऐसे ही एक व्यक्ति ने जब ये कहा कि मुझे उस समय लगता था कि मैं जो नेतागिरी में चलता है ना कि भाई किसी के पाँव छुओ तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन सुधांशु मित्तल ने कहा कि आज मुझे इस बात का अफसोस है, अगर अटल जी होते तो मैं उनके पाँव छू देता। जी। तो कई बार चीजें चलती हैं, व्यक्तित्व में रहती है अपनी गरिमा, उतना बड़प्पन, और आप उस चीज को महसूस नहीं कर पाते। तो जब व्यक्ति नहीं रहता हमारे बीच में तब हमें उसकी कीमत पता चलती है कि वो क्या व्यक्तित्व था। क्योंकि जिंदगी अपने आप को हमेशा रिफॉर्म करती है, चीज अपने आगे बढ़ाती है। तो अटल जी के साथ जब अटल जी के विषय में जब बहुत सारे लोगों से बात हुई तो कहीं ना कहीं हर एक के मन में कोई ना कोई खलिश, कुछ ना कुछ कमी रहेगी कि अगर आज अटल जी होते तो हम ऐसा करते, अटल जी होते तो ऐसा करते। ये एक चीज समझ में आई। बाकी फिल्म है लोगों के सामने, और मुझे लगता है जैसे महेश जी का अतुल जी ने उल्लेख किया, बहुत लोगों का कहना है कि भारतीय राजनीति आज जिस परिदृश्य में चल रही है, जिस तरीके से चल रही है, आज एक विपक्ष है जो संसद को चलने नहीं दे रहा है, आज एक विपक्ष है जो प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दे रहा है। जी। और उस समय 40 साल तक अटल जी जब विपक्ष में रहे तो उन्हें इंदिरा गांधी की भी प्रशंसा की। 1977 के उन्होंने कहा कि आज देश में एक ही नेता है। तो इतना बड़ा व्यक्तित्व होना, इतनी बड़ी चीज कह देना, आज एक अटल जी विपक्ष के नेता हुए और आज एक विपक्ष के नेता है। आप देखिए जमीन आसमान का फर्क है दोनों के व्यक्तित्व में। और आज जिस तरीके से राजनीति को इस्तेमाल किया जा रहा है देश को नीचा दिखाने में, उस समय थे लोग, अटल जी को विदेश भेजा गया भारतीय पक्ष रखने के लिए, और कहा कि भाई कोई दुश्मन या कोई पाकिस्तानी मुल्क की कल्पना भी नहीं कर सकता विपक्ष का नेता भारत का पक्ष रखने के लिए यूएन में जाएगा। जी। ये बड़ी चीजें हैं, ये बड़े विराट व्यक्तित्व हैं। इसके लिए बहुत मतलब मुझे लगता है कि हमने भी बहुत कुछ सीखा। जी। हमने भी बहुत कुछ जाना समझा, जिसने हमारे व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं इस चीज की ओर, इस बातों से प्रभावित थी। तो ये मुझे लगता है कि सच में ये मतलब अटल जी के व्यक्तित्व के बारे में मुझे लगता है कि लोगों को जानना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए। चाहे हमारी डॉक्यूमेंट्री देख के समझे, चाहे अटल जी के बारे में जो लिखा है उसे पढ़ के समझे, लेकिन विपक्ष कैसा होना चाहिए, सत्ता में रहकर क्या होना चाहिए, ये एक जो कला है ये जरूर सीखनी चाहिए। अभी कला की बात हुई और भावनात्मकता का एक विषय रहा है जो देखा भी है मैंने डॉक्यूमेंट्री में कि वो इतने भावुक हो जाते थे कि उनके मन में जब कोई बात आती थी तो वो निशब्द देखा गया उस सीन में। क्या ऐसा कुछ इस दौर में आपने जब काम किया तो कुछ ऐसा इंसिडेंट आपके सामने आया कि जब आप भी उस अवस्था में पहुंचे हो कि जहां आपको लगा हो कि
देखिए मैं अटल जी का मतलब एक हार्डकोर फैन हूँ। तो और मैंने अटल जी को इतना पढ़ा हुआ था, उनकी कविताएँ मुझे कुछ कुछ रटी हुई हैं, कुछ बहुत पसंद आती हैं। मैं बस आपको ये एक अ, डिस्पाइट द फैक्ट कि शायद उन्होंने वो कविता कि ठन गई मौत से ठन गई, वो शायद उन्होंने लिटरल सेंस में उस समय ना लिखी हो। लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री बनाते समय मुझे एक चीज़ तो बिल्कुल लगी थी कि ये आदमी अपने जीवन की कहानी एक कवि के रूप में छोड़ कर के गया है और किसी को उस कहानी को पिरोना चाहिए। अगर आप फ़िल्म ध्यान से देखें तो फ़िल्म कुछ भी नहीं है, फ़िल्म सिर्फ़ अटल जी की कविताएँ, उनकी स्पीचेज़, बीच-बीच में लोग उनके बारे में क्या कहते हैं, किस तरीके से याद करते हैं, वो सारी चीज़ें। लेकिन एक जो सूत्रधार इस डॉक्यूमेंट्री का अगर कोई है, तो वो अटल जी खुद हैं। हर समय के साथ उनका संवाद है, हर व्यक्ति के साथ उनका संवाद है, हर परिस्थिति के साथ उनका संवाद है और उसको उन्होंने बिल्कुल मुखर तरीके से उन्होंने प्रस्तुत किया। मैं मतलब मेरे जैसे मैंने आपको बोला ना कि ना मैं चुप हूँ, ना गाता हूँ, सोम को दूसरे की दृष्टि से, ये एक मेरे को पहली कविता मिल गई जहाँ से मैं डॉक्यूमेंट्री शुरू कर ली। और ठन गई मौत से ठन गई, वहाँ भी मैंने डॉक्यूमेंट्री ख़त्म कर ली। कौन ऐसा है जैसे किसी क्रिएटिव आदमी के लिए या किसी डायरेक्टर के लिए अपनी जीवनी का पहला अंश और आखिरी अंश लिख कर के दे दिया हो। तो वो मतलब ये इसमें एक चीज़ और, जब फ़िल्म बनाते तो नहीं, तो ये जब हम फ़िल्म दिखाते हैं, तो सच में ये लगता है कि जो जैसा अतुल जी ने कहा ना कि अटल जी जो कह गए, लिख गए, उसको सुनकर, उसको देखकर, उस फीलिंग को समझकर हमारे आस-पास के लोग हँसे भी, हमारे आस-पास के लोग रोए भी। जी, हम लोग प्रोफ़ेशनल हैं। हम मतलब बहुत जल्दी इमोशनल नहीं होते। लेकिन शायद जब हम प्रीव्यू कर रहे थे, तो हम अपनी बातों को वैसे व्यक्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमारी आँखें कर रही थी। तो कहीं न कहीं ये लग रहा था कि नहीं, ये लोगों के दिलों को छुएगी जब हमारे दिल को छुएगी। और ये हमें बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस हुआ। और जो लोग देख रहे हैं, जो जिनको देखा, जिनको देखने के बाद उनके जो रिएक्शंस थे, वो यही थे, पहली बार रुला दिया। नहीं, वो तो मैं महसूस कर रहा हूँ कि जब आप दोनों लोगों से संवाद हो रहा है और दर्शक भी देख रहे होंगे, तो वह भावनात्मकता, भले ही आप अपने आप को प्रोफ़ेशनल मान रहे हैं, लेकिन वह भावनात्मकता ज़रूर झलक रही है आपसे इस संवाद में। उन्होंने एक संवाद और किया, जो है, मैं लौट कर फिर आऊँगा। उसका भावार्थ यही है। तो जब लोगों से जिनसे जुड़े हैं अटल जी, जुड़े रहे, या जब आपने इसको प्रस्तुत किया, तो उनके लौट के आने के इंतज़ार करते हुए लोग ज़रूर आपको मिले या वो। भी है, जी। एक शून्यता तो है उनकी जात से। हुँ, हुँ। कहीं न कहीं उस तरीके की, उस दौर की राजनीति के जो लोग हैं, कहीं न कहीं कमी को महसूस करते हैं। और हमारे अपने सनातन में भी पुनर्जन्म की खबरों का है। तो अगर अटल जी कह कर गए हैं कि मैं लौट कर आऊँ, तो ये हो सकता है उनके भावनात्मक उद्गार हों, लेकिन हमारे पास मानने के बहुत कारण हैं कि हमारे यहाँ अंतिम जन्म नहीं होता, फिर आत्मा पुनर्जन्म लेती है, जी, एक नया शरीर होता है। हो सकता है अटल जी वापिस आए, किस रूप में आए ये पता नहीं। जी। रूप की बात की आपने, जहाँ एक तरफ हमने कई उनके भावनात्मक और स्वीकारात्मक रूपों को अभी तक, एक रूप डॉक्यूमेंट्री में ये भी देखने को मिला कि जिस अमेरिका से पूरी दुनिया डरती थी, उस अमेरिका को शायद है कि सबसे पहले सामना करना, उनके प्रधानमंत्री बनने से पहले ये घोषणा भी हुई कि ये बन जाएँगे तो मुश्किल रहेगी, और उन्होंने परीक्षण करके दिखाने के बावजूद भी जब वो अमेरिका गए तो वहाँ के राष्ट्रपति स्वयं उनके स्वागत में खड़े रहे। तो इस तरह की दृढ़ निश्चयी, या पाकिस्तान के साथ में उन्होंने अपना मित्रवत पैगाम भी भेजा, और उसको उसकी उसी भाषा में, जिस भाषा को आजकल लोग कहते हैं, जो जिस भाषा में समझेगा उसको समझाएँगे। शायद यह योगी जी के वाक्य की नींव माननीय अटल जी ने रखी थी कि उसको उसी की भाषा में समझा करके। तो इस तरह के निर्णय लेने की क्षमता के विषय में
और क्या आपने कहना चाहिए? देखिए, एक छोटी सी चीज़ जो आपने अभी बोली पिछले सवाल के समय कि लौट कर आऊँगा कूच से क्यों डरूं, तो वो प्रत्यक्ष रूप से आते हैं या परोक्ष रूप से आते हैं, लेकिन अगर उनकी बोली हुई कोई बात आज हमें हिलाती है, हमें झकझोरती है, तो अटल जी आ गए ना, बिल्कुल सही बात। किसी न किसी परोक्ष रूप से आ गए वो, क्योंकि आदमी उसी शरीर में उसी रूप में आएगा ये तो नहीं होगा, लेकिन जो वो लेगेसी छोड़ करके गया है, जो उसका विश्वास था, जो उसके सोचने का तरीका था, जो उसका देश के बारे में एक व्यू था, और ये ये वाला आपका जो सवाल है वो काफ़ी हद तक राजनीतिक है और वैश्विक राजनीति से भी ये जो कि जैसा हमने कहा, हमने जो कुछ भी बोला है फिल्म में वो परोक्ष रूप से बोला है, हमने प्रत्यक्ष रूप से तो आदमी की इंटेलिजेंस के ऊपर है कि वो किस तरीके से, क्योंकि डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो तो थोड़ी तो अब अशोक जी ने मेंशन किया है 1996 में जो इंडिया में अमेरिका के एम्बेसडर थे, उन्होंने ये एक वायर भेजा था कि ये आदमी अगर प्रधानमंत्री बनेगा तो वो ठीक नहीं होगा, और अमेरिका की पूरी जो दादागिरी, और अमेरिका, अब आप देखिए कि ये तो 96 की बात हो रही है और अटल जी प्रधानमंत्री 96 में बने 40 साल विपक्ष में बैठने के बाद, लेकिन उन्होंने जो कविता लिखी थी, एक नहीं दो नहीं करो 20 समझौते, भारत का मस्तक नहीं झुकेगा, अमेरिका क्या संसार भले ही हो विरुद्ध। अब वो कब की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो अटल जी वो आदमी वो एक्सपीरियंस लेके आता था ग्लोबल पॉलिटिक्स का, यहाँ पे उसको पता था कि हमारे सच्चे दोस्त कौन हैं, हमारे दुश्मन कौन हैं, और हमारे को अपना एक अलग ही रास्ता लेकर के चलना है। तो ये सारी चीज़ें थीं, और आप उठा करके अगर आप टाइमलाइन देखिए राजनीति की, कि जब से भाजपा, वो भले ही 13 दिन की सरकार हो या 13 महीने की सरकार हो या फिर 5 साल की सरकार हो, अब ये 12वें साल की सरकार हो, अटल जी की एक लाइन थी जो कि हम लोग हर चीज़ सिंबॉलिक और बहुत ही सटल तरीके से हमने अपनी डॉक्यूमेंट्री में कहने की कोशिश की है, लेकिन कि सत्ता में आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक पर्टिकुलर पार्टी है जो सत्ता के बगैर जी नहीं सकती जी। तो अब ये अटल जी का भाषण 1998 का है, वो भारत के प्रधानमंत्री थे। जब भारत का प्रधानमंत्री कोई चीज कहता है, देन यू बेटर अंडरस्टैंड कि वो बहुत सोच समझ के बोल रहा है। तो आप सोचिए कि, और आज जो राजनीति में हो रहा है, 2004 मतलब 2003 में शायद एक अविश्वास मत लाया गया था अटल जी के खिलाफ, और अटल जी के ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए गए थे, बहुत सारी चीज़ें। और अटल जी जैसा आदमी, मैंने सिर्फ जितनी मेरी रिसर्च है, 2 बार वो संसद में थोड़े से ऊंची आवाज में बोले। वो कहते हैं कि इस देश की मर्यादा क्या, तो ख्याल रखिए। तो जब देखिए राजनीति, ये लैंडमार्क माइलस्टोन्स हैं भारतीय राजनीति के, कि जब आप अटल जी जैसे कोमल हृदय आदमी के साथ, एक बेसिकली एक कवि के साथ आप इतना गंदा व्यवहार करते हैं, तो फिर आप उसका न्याय तो आपके साथ कभी ना कभी होगा। फिर आप उसके ऊपर रोएंगे तो फायदा नहीं होगा, आप उसके रोने गाने का कोई फायदा नहीं है, लेकिन जो आप बोएंगे तो उगेगा तो बबूली, फिर आम नहीं आने वाले उसमें से। तो ये सिंबॉलिक चीजें हैं, ये बातें कहने की नहीं होती हैं। जिक्र हो गया तो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आज अगर हमारा मतलब जितनी भी अटल जी की पोइट्री, 3-4 पोइट्री हैं, आप लगा लीजिए, आपको लगेगा कि ये 2026 में रिकॉर्ड हुई हैं। ये सब कुछ प्रासंगिक है। ग्रंथ कोई चीज तब बनती है जब वो सदियों तक जीवित रहती है। इसी तरीके से शब्द, ये सारे उनके शब्द जीवंत। शब्द, जीवंतता, पोएट्री, तमाम बातें आपने की। क्या कोई ऐसी पोएट्री नहीं ढूंढे से मिली, मैं तो अभी तक नहीं जुगाड़ में हूँ, कि जिसमें उन्होंने जो शादी की बात की है, शादी को लेकर के कोई ऐसी कविता उन्होंने नहीं लिखी है? क्योंकि सब कुछ उन्होंने अपना लिखा हुआ है। शादी के विषय में वो हमेशा मौन ही रहे, मुस्कुराए और स्वीकार भी किया, लेकिन ऐसा कोई पोएट्री
आई इस दौरान? नहीं, मेरे ख्याल से तो मतलब अगर होती तो कहीं ना कहीं हम टकरा ही जाते उससे। लेकिन वो खाली कवि नहीं थे, वो एक वक्ता भी थे, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा वक्तव्य दिया है इस चीज़ के ऊपर कि मैं जो हूँ, मतलब उन्होंने सीधा बताया कि मैंने शादी किस वजह से नहीं कर पाया, और जो उनका बाकी जो चीज़ें थी वो भी उन्होंने खुलकर बोली। जी, एकदम पोएट्री मैंने इसलिए पूछी क्योंकि ये एक तो पोएट्री का मंच भी है, और आपने चाहे निदा फ़ाज़ली मैं हूँ निदा, या अटल बिहारी वाजपेयी जी का शत शत अटल, मैंने स्वयं देखा है कि इन दोनों जो आपके विशेष प्रोजेक्ट है, एक में आपकी आस्था और श्रद्धा, एक में आपकी आस्था और श्रद्धा, और दोनों में आप दोनों लोगों का समन्वय। तो ये सतमोला कवियों की चौपाल की मंच को आप जो चुनते हैं, इस मंच के विषय में क्या ऐसा आपने महसूस किया है? ये और हम जानना चाहेंगे। ये देखिए, सतोला कवियों की चौपाल जैसे नाम से ही जाहिर है, हुँ। कवियों की चौपाल है। हुँ। और इस मंच की सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ बड़े नामों को नहीं, जी। बड़ी प्रतिभाओं को स्थान दिया जाता है। हुँ। कई ऐसे व्यक्तित्व आए जिनमें प्रतिभा तो बहुत थी, लेकिन उनका नाम बड़ा नहीं था, इसलिए मंचों पे नहीं जा पाते। जी, जी। लेकिन वो यहाँ आए, हुँ। उनकी प्रतिभा को निखारा और उनको आगे बढ़ाया। जी। ये सबसे बड़ी बात है सतमोला कवियों की चौपाल। मुझे लगता है कि अगर अटल जी का तो नहीं कहता मैं, क्योंकि लेकिन अगर निदा साहब होते हुँ। तो उनको इस तरीके के कार्यक्रमों में आकर बहुत अच्छा लगता, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में हमेशा ऐसे व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री की जो चमक दमक है उसमें अपने आप को मिसफिट पाते थे, लेकिन उनके सानिध्य ने, उनके आशीर्वाद ने, उनके हाथ पकड़ने से वो आज अलग अलग मुकाम पर अच्छी जगहों पर स्थापित है। जी। तो मुझे लगता है सतमोला कवि की चौपाल एक बहुत बढ़िया प्रकल्प है। प्रवीण आर्य जी ने बहुत लंबी मेहनत की हो, सतमोला जैसे ग्रुप का साथ मिला, तो मुझे लगता है कि ये हमेशा प्रासंगिक रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को भी ये भी एक चिरायु वाला नाम है, जी। क्योंकि जो आज नए हैं कल को बड़े होंगे और वो हमेशा उस मंच को याद करेंगे जी। जहाँ से उनकी शुरुआत। बिल्कुल, शुरुआत की बात करें, मंच की बात करें, अटल जी की बात करें, तो अटल जी ने मदद की बात करें जो सतमोला का अभी सर ने डिस्कशन किया। अटल जी ने एक ऐसा ही दौर मैंने उसी पिक्चर में देखा कि एक साक्षात्कारकर्ता को प्रश्न से लेके उत्तर तक सब कुछ समझा दिया। कि जब उसको शीर्षक नहीं मिला तो उन्होंने ये भी बताया कि ये तुमको तुम्हारा मालिक संपादक दे दे दें। देगा। तो वही चीज़ यहाँ देखने को मिलती है कि मुझे जैसे कई लोग आकर के यहाँ सीखते हैं, पुष्पित पल्लवित होते हैं और एक काम करते हैं, तो आपका क्या इस सतमोला के विषय में कहना देखिए, ये? जो ये लेखकों की जो प्रजाति है, जी। साहित्यकारों की जो प्रजाति है, हुँ, उसमें देखिए, लोग दिल से सिर्फ कविता ही लिखी जाती है। जी। क्योंकि अगर आप प्रोज़ लिख रहे हैं, कोई किताब लिख रहे हैं, पॉलिटिक्स पे, डिफेंस पे, किसी भी चीज़ पे, इवन आप रोमांटिक भी लिख रहे हैं अगर, तो वो एक उस वो क्या है, वो एक दुकान है। जी। कविता जो है ना, वो जब तक कविता यहीं से उत्पन्न होती है और वो निकलने के बाद फिर यहीं पे समा जाती है। तो इसलिए कवियों को, कवि क्योंकि दिल से लिखते हैं, उनको एक प्लेटफ़ॉर्म देना और उनको बुला करके उनको समझना, उनकी कविता को समझना, मेरे ख़्याल से क्योंकि कवि को समझना कोई आसान काम नहीं है। जी। वो तो प्रवीण जी का और आपका काम मतलब आसान, क्योंकि कवि तो कवि है ना, हुँ, कैसे समझो दिल की बात। जी। और तो आप लोग समझते हैं उसको कुछ देर के ही हैं, लेकिन उसको ये कहते हैं कि तुम काबिल हो। जी। तो वो एक आदमी के हर हर आदमी को जीवन में जीने के बहाने चाहिए होते हैं, जी। और अप्रिसिएशन किसी की कला का करना, वो बहुत बड़ी बात होती है। जी। बहुत-बहुत
धन्यवाद जो आपने इस तरीके से अपने विचार हमारे सामने रखे। मैं यही चाहूँगा कि आपकी जो ये डॉक्यूमेंट्री की श्रृंखला है, ये डॉक्यूमेंट्री की श्रृंखला अनवरत बढ़े ताकि हमको इस तरह से और नई चीज़ें जो खोज करके आप लाएँगे वो देखने, सीखने के साथ-साथ में आपके साथ में इस तरह से कई बार बैठने के अवसर मिले। बहुत-बहुत धन्यवाद। शिट। रोहन, अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की ना तुमने? बालकनी का ग्लास भी तुमने ही तोड़ा था ना? तुम्हारे पापा को बताऊंगी। मम्मा, मैंने ग्लास के साथ एक फ्लावर पॉट भी तोड़ा था। हाँ? सतमोला खाओ, कुछ भी पचा। ब्रेक के बाद आप सबका फिर से हार्दिक स्वागत है सतमोला कवियों के चौपाल में। सतमोला कवियों के चौपाल, मैं नलिनी राज मौसम, आज की कार्यक्रम की संचालिका। देश भर से कवि, कवित्री गीत, गज़ल, छंद और कविता पढ़ते हैं यहाँ। वर्षों से लगातार चलने वाला कार्यक्रम सतमोला कवियों के चौपाल। तो चलिए हम शुरू करते हैं और कहते हैं कि कविता क्या है। जो ज़्यादा सोचने वाले हैं शायद वो कहानी लिखते हैं, और जो ज़्यादा महसूस करते हैं शायद कविता। और कहते हैं धूमिल जी के शब्दों में कि कविता का मतलब यह भी है कि आप आज तक और अब तक कितने आदमी हो सके। धूमिल आत्मा की सभी जो अनुभूतियाँ हैं वो एस्थेटिक नहीं होते हैं, इसलिए वो काव्य में हम व्यक्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब भाव अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है तभी कविता का जन्म होता है। और इसी हसीन मोड़ पर हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर अंशुला गर्ग जी को, जो हरियाणा से पधारी हैं। ये एक बहुत बहुआयामी कवित्री हैं जो अपने आसपास जो घटने वाली घटनाओं को संवेदनशीलता से शब्द देती हैं। नारी और देश उनके लेख के दो सशक्त केंद्र हैं। और कहते हैं कि नारी की पीड़ा हो या राष्ट्र का स्वाभिमान, नारी की पीड़ा हो या राष्ट्र का स्वाभिमान, हर भाव को स्वर देती है इनकी शख्सियत की यही पहचान। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर अंशुला गर्ग जी का। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सर्वप्रथम मैं मंच को नमन करती हूँ, माँ वीणा पानी को नमन करती हूँ, और इसी के साथ मैं अपनी कविता प्रस्तुत करती हूँ। सर्वप्रथम यह है प्रेम पर, क्योंकि प्रेम ऐसा भाव है जिसके बिना इस संसार में कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, और प्रेम के बिना कुछ भी संभव नहीं है। और इसकी पंक्तियाँ कुछ इस प्रकार हैं। प्रेम एक अनुभूति है, प्रेम एक एहसास है, प्रेम रिश्तों की मिठास है, प्रेम मायनों से परे है, प्रेम मायनों से परे है, प्रेम जीव से भी है, प्रेम निर्जीव से भी है, प्रेम संपूर्ण विश्व की एक आत्मा है, प्रेम अपनत्व की एक अभिव्यक्ति है, प्रेम प्रदर्शन नहीं, प्रेम मात्र प्रदर्शन नहीं, प्रेम तो बस जताया जाता है। परवाह में भी प्रेम है, आशीर्वाद में भी प्रेम है, बलिदान व त्याग में भी प्रेम है, बंधुत्व व आदर सम्मान में भी प्रेम है, ईश्वरीय भक्ति में भी प्रेम है, आत्मज्ञान की प्राप्ति में भी प्रेम छिपा है। इसी के साथ कुछ और पंक्तियाँ। प्यार प्रेम एक अनुभूति, एक एहसास, भावों से घिरा, शब्दों से परे हृदय स्पर्शी मधुर रस, प्रकृति का अविस्मरणीय राग, हर तत्व में समाहित, जीव में आवासित, आदर सम्मान से सुशोभित, रिश्तों की मिठास का संचालक, एक धागे से सर्व संगठित, जिसके बिन सब है सूना, न कोई भाव
न कोई रस, जीवन निशब्द प्रेम बिन। और अगर हम प्रेम की बात करते हैं और इस संसार में जो माँ का प्रेम है वो सर्वोपरि है, जिसके बिन सब अधूरा ही अधूरा है। और इसी के साथ मैं माँ पर एक कविता रखना चाहूँगी और अपनी माता जी को याद करना चाहूँगी। जी, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। वो माँ है, वो माँ है, कहाँ कुछ कह पाती है। बच्चे की जरा सी रोने की आवाज़ पर बिलख उठती है, लेकिन खुद के दर्द का एहसास भी न होने देती है। वो माँ है, कहाँ अपनी पीड़ा बता पाती है। बस अपने नन्हे की किलकारी को सुनकर सब वेदनाएं भूल जाती है और उसी की परवरिश में अपना सब कुछ लुटा देती है। वो माँ है, कहाँ अपनी इच्छाओं को जाहिर कर पाती है। हमेशा हमारी इच्छाओं को पूरा करने में ही तो वे लगी रहती हैं और उसी में अपना सुकून ढूंढती हैं। वे माँ हैं, बच्चों में ही अपने सपनों को खोजती हैं और अपने सपनों को बयां नहीं कर पाती हैं और दिल को तसल्ली देती रहती हैं। वो माँ हैं, कहाँ कुछ देर आराम कर पाती हैं। हमेशा ही तो हमारी परवाह में जीवन बिता देती हैं और उसी में अपना सुख और चैन ढूंढती हैं। वो माँ हैं जो दिखने में तो बहुत नाजुक सी लगती हैं, लेकिन अपने बच्चों पर तिनके भर की आँच भी आ जाने पर यमराज से भी भिड़ जाती हैं। वो माँ हैं, जिनका कोई सानी नहीं है, आखिर वो माँ ही है जिसके आगे ईश्वर भी नतमस्तक हैं। बहुत बढ़िया। वो माँ यशोदा भी हैं, और वो माँ देवकी भी हैं। वो माँ शकुंतला भी हैं और वो माँ पार्वती भी हैं। वो भारत माता भी हैं, जन्मभूमि भी हैं और मातृभूमि भी हैं। वो भारत माँ भी हैं, जन्मभूमि भी हैं और मातृभूमि भी हैं। और इसी के साथ जब मैंने मातृभूमि का जिक्र किया है तो उसके साथ मैं याद करना चाहूँगी अपने भारतवर्ष को। एक मैंने कविता रखी है अपने भारतवर्ष के नाम। विकसित भारत, श्रेष्ठ भारत, अखंड भारत, सोने की चिड़िया है भारत, सर्वोपरि हमारी भारतीय संस्कृति, वेद पुराणों से उपजी यह सनातन संस्कृति, नैतिक मूल्यों से बंधी प्रेम वात्सल्य के भाव में समाई है। वेद पुराणों से उपजी यह सनातन संस्कृति, चहुँ दिशा में है इसकी असीम आनंदमय अनुभूति। हर जीव का होता है सम्मान जहाँ, कण कण में है ईश्वर का स्थान जहाँ। ऐसा भारतवर्ष है हमारा। कभी विश्व गुरु है जो कहलाया, संस्कृत को जगत भाषा का नाम है दिलवाया। अनेकता को एकता के रस में है बांधे, अनेक ऋतु त्योहार धर्म की विविधता को एक तार में है पिरोए। योग एवं तत्व ज्ञान की तपोभूमि है यह, जन कल्याण से ओतप्रोत भूमि है यह। भगवान विष्णु के संपूर्ण अवतार यहाँ, 33 कोटि देवताओं का अवतरण यहाँ। ऐसी मातृभूमि को है नमन मेरा, जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया अंशुला जी, आपने तो सच में देशभक्ति से ओतप्रोत कर दिया हमें। और कहते हैं ना, कविता वह नहीं जो तुक में हो, कविता तो वह है जो मौन को भी बोलना सिखला दे। और गुलजार जी की पंक्तियाँ कहना चाहूँगी
मेरी लिखी बातों को कोई समझ नहीं पाता, मेरी लिखी बातों को कोई समझ नहीं पाता, क्योंकि मैं एहसास लिखता हूँ और लोग अल्फाज पढ़ते हैं। जी, बहुत देर से इंतज़ार कर रही हैं डॉक्टर सुधा शर्मा जी, जो मेरठ से पधारी हैं। मैं डॉक्टर सुधा शर्मा जी के बारे में यह कह दूं कि गीतों के माध्यम से रिश्तों की गहराई को छू लेती हैं ये, और माता पिता और आजकल के बच्चों पर एक भावनात्मक संसार को बेहद बारीकी से पहचानती हैं, और कुछ वैसा ही कुछ गीत सुनाने वाली हैं सुधा जी। तो मैं 2 पंक्तियों से आपका स्वागत करना चाहूँगी सुधा जी। जी, गीतों में रिश्तों की सच्ची तासीर लाती हैं, गीतों में रिश्तों की सच्ची तासीर लाती हैं, माता पिता और बच्चों के बीच सेतु बंधवाती हैं, सेतु बंधवाती हैं। तो स्वागत करते हैं सुधा जी का। सर्वप्रथम मैं माँ वाणी को प्रणाम करती हूँ और सतमोला के प्रबुद्ध इस मंच को प्रणाम करती हूँ, जो कि भारत के कोने कोने से कवियों को बुलाकर उनको मंच प्रदान करता है। तो आज की ये कविता, अभी हमने समाचार में सुना था कि एक पिता की 10-20 दिन पहले मृत्यु हो गई थी और माता की 10 दिन पहले मृत्यु हो गई थी। दोनों की लाशें सड़ गई, उनमें कीड़े पड़ गए, लेकिन पड़ोसियों को भी पता नहीं चला। बाद में खुलवाया, पुलिस को पता चला, बेटे को फ़ोन किया तो उन्होंने कम से कम बहुत दिनों से माँ बाप को फ़ोन ही नहीं किया था। जब ये समाचार सुनते हैं तो हृदय बहुत द्रवित हो जाता है और अनायास ही कलम ये कह उठती है, जबकि हम प्रयास भी नहीं करते हैं। जिनके लिए सब कुछ छोड़ा, जिनके लिए सब कुछ छोड़ा, अपनों से गैरों से नाता तोड़ा, आईना उन्होंने हमको दिखलाया, आईना उन्होंने हमको दिखलाया, अंतिम समय में भी वो ना आया। अब इसी पर एक गीत लिखा है, सुनिए ध्यान से। क्यों ना आया तू अंतिम समय लाडले, क्यों ना आया तू अंतिम समय लाडले, मेरा मन तुझको ही पुकारा करे, ये आँखें खुली थी आखिर समय भी, ये आँखें खुली थी आखिर समय भी, ये तो पथ तेरा ही निहारा करे, क्यों ना आया तू अंतिम समय लाडले। बहुत सुंदर। मैंने हवाओं से संदेश भिजवाया था, इन घटाओं को भी ये समझाया था, मैंने हवाओं से संदेश भिजवाया था, इन घटाओं को भी ये समझाया था, कहना जाकर मेरे लाडले बेटे से, एक बार गले मिलना चाहे तुझे, लेकिन सबने ही मुझको धोखा दिया, लेकिन सबने ही मुझको धोखा दिया, नहीं आकर के कोई उत्तर दिया, यह मन उत्तर की प्रतीक्षा करे, मेरा मन तुझको ही पुकारा करे, क्यों ना आया, क्यों ना आया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सारा जहां रोशन है, गुलजार है, मेरी आँखों को बस तेरी प्यास है, सारा जहां रोशन है, गुलजार है, मेरी आँखों को बस तेरी प्यास है, बचपन की सब बातें याद मुझे, तेरा हंसना रोना मुझे याद है, कैसे भूलूं उस समय को लाडले, बस एक बार आकर तू समझा तो दे, मेरी सांसों की माला उचारा करे, मेरा मन तुझको ही पुकारा करे, मेरा मन तुझको ही पुकारा करे।
मैंने न मांगे कभी हीरे मोती, ना चाहूं कभी बंगला कोठी। मैंने न मांगे कभी हीरे मोती, ना चाहे कभी बंगला कोठी। बस तेरे संग की ही प्यास थी, इस जीवन की तू ही तो आस थी। इस जीवन की तू ही तो आस थी। मन तड़पता रहा तेरे दीदार को, कर न पाए यंत्र सपने साकार यूं। मेरा मन मीन जैसा तड़पता फिरे, मेरा मन तुझको ही पुकारा करे। मेरा मन तुझको ही पुकारा करे। बहुत बढ़िया। और आंखें खुली हुई थी इंतजार में, किसी ने उन आंखों को बंद किया, तब ये आवाज आई, जब किसी हाथ ने आंखों को बंद किया, मन ने तेरे ही हाथ का एहसास किया। जब किसी हाथ ने आंखों को बंद किया, मन ने तेरे ही हाथ का एहसास किया। लेकिन तेरा हाथ बहुत दूर था, मेरा मन उसको छूने को मजबूर था। तब जाकर मौत ने आगाह किया, तब जाकर मौत ने आगाह किया। साथ चलने को उसके मैं मजबूर था। मेरा मन अभी तेरी प्रतीक्षा करे, मेरा मन तुझको ही पुकारा करे। मेरा मन तुझको ही पुकारा करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप सब सुन रहे थे डॉक्टर सुधा शर्मा जी को, और दर्शक मैं समझती हूँ कि आप ज़रूर भावुक हो गए हैं इनकी रचना को सुनकर, और समझ सकते हैं कि चिंतन और सोच ज़रूरी है हमारे आगे के जनरेशन के लिए। मैं भी आप ही से रिलेटेड एक दोहा कहूँगी कि मात पिता को भेंट दें, मात पिता को भेंट दे जीवन के दिन चार। समय बड़ा बलवान है, कर दे किस पे वार। तो चलिए, शाम बहुत ही रंगीन होती जा रही है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस काव्यमयी शाम में हम बुलाएंगे सिंपल भावना जी को। सिंपल भावना जी जो साहिबाबाद से पधारी हैं। कहते हैं कि भाषाओं का अनुवाद तो हो सकता है, पर भावनाओं का नहीं, उन्हें तो समझना ही पड़ता है। और जब बात सिंपल भावना जी की हो तो मैं कहती हूँ ना, अगर समझ सके तो सिंपल है और नहीं समझ सके तो जटिल। तो चलिए तालियों के साथ स्वागत करते हैं सिंपल भावना जी का। स्वागत है। नाम सिंपल भावना। भावनाएं जितनी सरल उतना जुड़ने में आसानी रहती है, इसलिए भावना मेरा नाम है, उसके आगे सिंपल लगाती हूँ। और सतमूला कवियों की चौपाल बहुत पुराना, बहुत सदा हुआ ये कार्यक्रम कवियों का, इसको मैं प्रणाम करते हुए अपनी दो पंक्तियाँ रखती हूँ, क्योंकि ये कवि हूँ तो कवि और कवि का कलम से बहुत लेना देना है। समझिए उसकी कलम जो है उसकी आत्मा है, तो उस पर दो पंक्तियाँ बोलती हूँ। कलम और मेरा रिश्ता इस कदर पुराना है कि हम दोनों में अब सखियों सा ताना बाना है। जब आई है मेरी ज़िंदगी में तब सोचा ना था ये कभी कि इस कलम से अब रिश्ता ताउम्र निभाना है, ताउम्र निभाना है। बहुत बढ़िया। और अब जैसा कि आप सबने देखा है कि किस तरह से शहर धुआं हुआ पड़ा है, वातावरण में कितना प्रदूषण फैल चुका है, तो उस पर मैं अपने कुछ भाव रखने जा रही हूँ और तरन्नुम में रखती हूँ, सुनिएगा। स्वागत है। लौटी एक मुद्दत के बाद, लौटी एक मुद्दत के बाद, आज मैं अपने शहर देख कर इसकी ये हालत मन मेरा निराश है। देख कर इसकी ये हालत मन मेरा निराश है। हो गया
बूढ़ा शहर ये जिस पे था मुझको गुमा, हो गया बूढ़ा शहर ये जिस पे था मुझको गुमा, या लोगों की गुस्ताखियों का हो गया शिकार है। बहुत सुंदर। लोगों की गुस्ताखियों का हो गया शिकार है। हर तरफ एक शोर है और कोलाहल मचा यहाँ, हर तरफ एक शोर है और कोलाहल मचा यहाँ, ना है अब चिड़ियों की बोली, न कोई सुख भरी आवाज है। बहुत बढ़िया। हो गया बूढ़ा शहर ये जिस पे था मुझको गुमा, या लोगों की गुस्ताखियों का हो गया शिकार है। एक बंद और रखती हूँ, सुनिएगा जी। गिर गया है स्तर हवा का, शहर धुआं धुआं हुआ, गिर गया है स्तर हवा का, शहर धुआं धुआं हुआ, सांस लेना हुआ है मुश्किल, काट डाले सब बागवा। वाह वाह वाह। सांस लेना हुआ है मुश्किल, काट डाले सब बागवा, ले रहा सांसें गिन गिन कर, हो रहा वृक्ष व्यापार है, ऐसी भी क्या बेरुखी है, कैसा अत्याचार है, कैसा अत्याचार है। हो गया बूढ़ा शहर ये जिस पे था मुझको गुमा, या लोगों की गुस्ताखियों का हो गया शिकार है। देख कर इसकी ये हालत मन मेरा निराश है, मन मेरा निराश। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया शुक्रिया। अब कुछ पंक्तियाँ प्रेम पर। जैसा कि हम गृहिणी या ये कहिए हम स्त्रियां घर पर होती हैं और हमारे जो हस्बैंड लोग हैं वो कहकर जाते हैं कि शाम को मैं जल्दी आ जाऊंगा, और उस पर वो इंतज़ार करती रह जाती हैं। वो जो घड़ियां होती हैं मैंने उसको अपनी पंक्तियों में रखने की कोशिश की है जी। ज़रा भाव को महसूस कीजिएगा। जी जी। हो सकता है ये आपके साथ भी हो, ऐसी घड़ियां आपने भी महसूस की हो, तो सुनिएगा। अखियां बिछाए बैठी हूँ प्रिय तुम्हारे इंतजार में, अखियां बिछाए बैठी हूँ प्रिय तुम्हारे इंतजार में, नैनाटी के दहलीज पर बस तुम्हारे प्यार में, नैनाटी के दहलीज पर बस तुम्हारे प्यार में, ढल रही है शाम हमदम आसमां सितारे हैं, चांद कह रहा है मुझसे कहाँ सनम तुम्हारे हैं। क्या बात है। चांद कह रहा है मुझसे कहाँ सनम तुम्हारे हैं, क्या कहूँ मैं चंदा से अब कैसे सनम हमारे हैं, ले रहा है चुटकी चंदा छेड़े हमको तारे हैं। क्या बात है। ले रहा है चुटकी चंदा छेड़े हमको तारे हैं। एक बंद और रखती हूँ, इसी का छोटा सा सुनिएगा जी। जाती मैं दहलीज तक और देखती मैं बाट हूँ, जाती मैं दहलीज तक और
देखती मैं बाट हूँ, मन में उठती हैं तरंगे, करती मैं श्रृंगार हूँ। कह रहा आईना मुझसे, कहाँ सनम तुम्हारे हैं। कह रहा आईना मुझसे, कहाँ सनम तुम्हारे हैं। सज रही हो मेरे आगे, कैसे सनम तुम्हारे हैं। कैसे सनम तुम्हारे हैं, कहाँ सनम तुम्हारे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही शानदार। मुझे भावना जी आपको सिंपल भावना जी आपको सुनकर ऐसा लग रहा है वो राजेश बंसल जी की कुछ पंक्तियां हैं, कभी न रुकना कभी न थकना, टेढ़ी मेढ़ी राहों पर अपने मोड़ों पर इतराना, तुम भावना हो बहती। शुक्रिया शुक्रिया। सतमोला कवियों की चौपाल में आपका अपना कार्यक्रम सतमोला कवियों की चौपाल, जैसा आपको पता है 22 वर्ष से निरंतर चल रहा है। सतमोला कवियों की चौपाल में आप जितने भी दर्शक वर्ग हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसमें जुड़ने का एक ही माध्यम है, आप हमारे कार्यक्रम के 5 वर्ष के सदस्य बने, क्योंकि ये कार्यक्रम सहभागिता के सिद्धांत पे चलता है। केवल हिंदी भाषा नहीं, सभी भारतीय भाषाएं हमारी राष्ट्रभाषाएं हैं, सभी भारतीय भाषाएं, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, उड़िया, पंजाबी, सिंधी, आज जैसे असमिया भाषा का काव्य पाठ हुआ, और जितनी भी हमारी आंचलिक बोलियां हैं उनमें भी हम आपको काव्य पाठ का भरपूर मौका देते हैं। तो आप टीवी स्क्रॉल पर चल रहे नंबर 9711182183 पर व्हाट्सएप और टेलीग्राम के संदेश के माध्यम से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप निरंतर आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगले रविवार फिर मिलते हैं श्रेष्ठ और ज्येष्ठ कवियों के साथ। नमस्कार। तो सब कर ले उनकी। वो तेरा मामा लगता है। कैसा मामा कह रहे हैं आपको? इन दोनों जॉली की बातों का क्या करें, ना समझ आए ना अजब हो, पर जब हो सतमोला का चटपटा स्वाद साथ तो हर बात पचेगी। मसालेदार केस, चटपटी बातें, एक ब्लॉकबस्टर कॉम्बिनेशन, बिल्कुल हमारी फिल्म जॉली LLB 3 की तरह। सतमोला के साथ सेलिब्रेट करो जॉली LLB 3 इन थिएटर्स फ्रॉम 19 सितंबर।